वैश्विक स्तर पर असमानता के बारे में बहुत वाद विवाद होते हैं, डिबेट्स होती है। कुछ विचारकों का मानना है कि गरीब और अमीर कंट्रीज़ के बीच फासला बढ़ता जा रहा है, कि गरीब कंट्रीज़ गरीब होती जा रही हैं और अमीर कंट्रीज़ रिच होती जा रही है, अमीर होती जा रही है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करी गई थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया के केवल 3 व्यक्तियों के पास उतना पैसा है जितना दुनिया के कुछ गरीब देशों के पास है। इनकी पॉपुलेशन लगभग 600 मिलियन है, 600 मिलियन पॉपुलेशन है। उनके पास जितना पैसा है उतना पैसा सिर्फ केवल 3 व्यक्तियों के पास है, दुनिया के अमीर व्यक्तियों के पास। तो इससे हमें लगता है कि अमीर और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। वैश्विक स्तर पर असमानता को मेज़र क्या किया जा सकता है, उसको नापा तोला जा सकता है कि कौन व्यक्ति असमान है और कौन व्यक्ति समान है। सो इट इज़ वेरी ट्रिकी। ये काफ़ी मुश्किल है कि वैश्विक स्तर पर हम असमानता को मेज़र कर सकते हैं या फिर उसको नाप तोल सकते हैं। तो सबसे पहली अड़चन जो आती है वैश्विक स्तर पर यदि हमने असमानता को तय करना है, उसके लिए सबसे पहली जो अड़चन है, व्हाट आर बी मेजरिंग। गरीब और अमीर का तब पता चलेगा और समाज में तब पता चलेगा कि असमानता कितनी है जब हमारे पास कुछ रिकॉर्ड होगा, जब हमारे पास कुछ डाटा होगा। हवा में कोई बातें नहीं कर सकता कि इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग गरीब हैं। यदि आप अपने गांव के अंदर भी देखना चाहते हैं कि कितनी असमानता है, तो आप हवा में बातें नहीं कर सकते। जब कौन लोग गरीब हैं और कौन लोग अमीर हैं, उसके लिए हमें डेटा चाहिए होता है। उसके लिए हमारे पास कुछ डेटा पड़ा होना चाहिए कि इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग गरीब हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा मुख्यतः जीडीपी के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसका मतलब है इनकम के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, पर पर्सन, जीडीपी पर पर्सन। तो जीडीपी को बड़ी इसको ईजिली मेजर किया जा सकता है, ईजिली मापा और तोला जा सकता है और इसका डेटा ईजिली किसी देश के पास अवेलेबल होता है। जीडीपी को मेज़र करने के लिए, जीडीपी को तय करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं जिनको आसानी से ही मेज़र किया जा सकता है। तो मुख्यतः विश्व की संस्थाएं जीडीपी के ऊपर फोकस करती है और बाकी जो एस्पेक्ट हैं उनको दरकिनार करने का प्रयास करती है। जैसे कि कुछ अन्य एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि लोगों को हेल्थ कैसी मिल रही है, लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कैसी मिल रही हैं, लोगों को एजुकेशन किस लेवल की मिल रही है, क्या लोगों के पास पीने का पानी है। तो ये जो एस्पेक्ट हैं ये काफ़ी मुश्किल होते हैं और मुख्यतः विश्व की जो संस्थाएं हैं वहाँ केवल इनकम की तरफ ध्यान देती है। सो बाकी एस्पेक्ट्स को दरकिनार नहीं किया जा सकता। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मान लीजिए कि कोई एक घर है जो जंगल में है, उसके पास पैसा तो खूब है, हो सकता है कि उसके पास दुनिया भर का पैसा है, बट वहाँ पर रोड नहीं है, सड़क नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है, वहाँ के लोग मार्केट तक आसानी से नहीं जा सकते हैं। सो केवल ये पता लगाना कि किसी समाज में असमानता कितनी है, उसके लिए बाकी एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। जब सड़क नहीं होगी या फिर उसके घर के आसपास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, शैक्षणिक संस्थान नहीं होगा, तो वह शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह हेल्थ को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, अपनी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो क्या नापा जाए, क्या मेज़र किया जाए, ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है, क्योंकि यदि सिर्फ इनकम को ही नापा जाता है तो बाकी एस्पेक्ट जब छोड़ दिए जाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो सबसे पहली समस्या यही है इनइक्वालिटी को मेज़र करने की। दूसरा पॉइंट आता है कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई डेटा कलेक्ट करने जाती है, सो क्या वो डेटा जब कलेक्ट किया जाता है, उसको कलेक्ट करने का जो मेथड फॉलो किया गया है, जो विधि अपनाई गई है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है। और दूसरा आता है कि अगर डेटा कलेक्ट कर लिया गया है उसमें भी कमियां हो सकती हैं। कमियां ये हो सकती हैं, एक देश में किसी वस्तु की कीमत कुछ और हो सकती है और किसी दूसरे देश में कुछ और हो सकती है। लिविंग कॉस्ट में डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वेस्टर्न कंट्री में $1 से 10 आम खरीदे जा सकते हैं, एट द सेम टाइम किसी डेवलपिंग कंट्री में हो सकता है कि $1 से 50 आम खरीदे जा रहे हो, $1 से 50 आम खरीदे जा रहे हो। सो जो लिविंग कॉस्ट है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गांव के अंदर कम पैसों से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते हैं और शहर के अंदर
ज़्यादा पैसों से कम चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल है कि आपके गांव में के अंदर कोई हरी सब्जियां लगी हैं तो हो सकता है कि 10 रुपये केजी के हिसाब से आप खरीद रहे हो, और शहर में जाएंगे तो हो सकता है कि 50 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाए। और दूसरी तरफ यदि आप शहर की कोई वस्तु है तो गांव में हो सकता है कि वो 500 रुपये की हो और शहर में हो सकता है कि वो 300 की भी मिल जाए। सो लिविंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं कि जो जीवन जीने की जो एक कीमत है वो डिफरेंट हो सकती है अलग अलग कंट्रीज़ में। तो जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है क्या वो रिलायबल है? जब हम असमानता के बारे में स्टडी करते हैं तो टाइम पीरियड्स भी मैटर करते हैं, टाइम भी मैटर करता है, समय भी मैटर करता है। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ये है कि जब 1800 या 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका में आ चुका था तो उस समय अमीर और गरीब देशों के बीच फासला बढ़ना शुरू होता है। क्यों बढ़ना शुरू होता है? क्योंकि जो औद्योगिकृत देश हैं वो अपने प्रोडक्ट तीसरी दुनिया के देशों में बेचना शुरू करते हैं जिससे कि वो मुनाफा कमाते हैं। तो इसके कारण गरीब और अमीर देशों के बीच फासला बढ़ना शुरू होता है। 1800 में अमेरिका की जो इनकम थी वह अफ्रीकन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा थी। अब 1800 में तो सिर्फ 3 गुना ज़्यादा थी, 2000 तक पहुँचते पहुँचते सन 2000 तक पहुँचते पहुँचते ये 20 गुना ज़्यादा हो जाती है, जिसका मतलब है कि अमेरिका अमीर होता जाता है और अफ्रीकन कंट्रीज़ गरीब होती जाती है। यदि हम 1990 की बात करें तो गरीब कंट्रीज़ जो पुअर कंट्रीज़ थी उनका जो डेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। डेट का मतलब जो कर्जा लेते हैं वो काफ़ी बढ़ जाता है, और इन देशों की अमीर देशों के कंपैरिजन में काफ़ी कम इनकम रहती है, यानी कि इनके बीच जो अमीरी और गरीबी का फासला है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो 1990 में एक घटना और हुई थी जिसको बोलते हैं कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। उस दौरान जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी इनके द्वारा भी लिबरलाइजेशंस की पॉलिसीज़ अपनाई गई थी। इन देशों में और तीसरी दुनिया के देशों में जो आर्थिक विकास है वो काफ़ी कम होता है 1990 के दौरान, और इन देशों का जो कर्जे का स्तर है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ असमानता भी बढ़ती है। परंतु यदि हम 2000 से लेकर 2009 तक का आंकड़ा देखें तो गरीब और अमीर देशों के बीच जो असमानता थी वो कम होती दिखाई देती है। तो कुल मिला के ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यदि हम अलग अलग समय का डेटा लें तो हम ये पाएंगे कि रिज़ल्ट भी डिफरेंट आ जाते हैं। तो एक दिक्कत ये भी आती है, एक प्रॉब्लम आती है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। यदि दुनिया के हम 10% गरीब लें और 10% अमीर लें तो रिज़ल्ट कुछ और आएंगे। यदि हम दुनिया के 20% रिचेस्ट, दुनिया के 20% अमीर लोग और 20% गरीब लोगों के बीच कंपैरिजन करेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और आएंगे। यूएन की 2 रिपोर्ट्स आई थी, एक 1970 में आई थी और एक 1997 में आई थी, 1970 और 1997 में। 1970 की रिपोर्ट में कंपैरिजन किया गया था दुनिया की 20% रिचेस्ट कंट्री का, दुनिया की 20% अमीर देशों का, दुनिया के 20% सबसे गरीब देशों के साथ। तो इन अमीर और गरीब देशों के बीच जो फासला था वो काफ़ी कम था। यदि आप 1997 की रिपोर्ट देखेंगे जिसमें केवल 10% अमीर देश और 10% गरीब देशों का कंपैरिजन किया तो जो फासला था वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिया कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जब 10% लिए जाते हैं अमीर और गरीब तो रिज़ल्ट कुछ और होते हैं, जब 20% लिए जाते हैं तो रिज़ल्ट कुछ और होते हैं, जब 30% लिए जाते हैं तो रिज़ल्ट कुछ और होते हैं। तो ये भी एक दिक्कत है असमानता को डिसाइड करने की। एक प्रॉब्लम और आती है कि क्या विभिन्न देशों को कंपेयर करना चाहिए, क्या देशों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि कौन से देश अमीर हैं या कौन से देश गरीब हैं, या फिर किसी देश के अंदर असमानता को देखना है, किसी देश के अंदर रह रहे लोगों के अंदर देखना है। क्या हमें ये देखना है कि जो भारत है उसकी इनकम अमेरिका के मुकाबले कितनी है या चाइना के मुकाबले कितनी है, या फिर हमें ये देखना है कि भारत के लोगों की आपस में कितनी इनकम है, कि एक सामान्य नागरिक की इनकम कितनी है और अंबानी की इनकम कितनी है, हमें ये देखना है, या फिर विभिन्न देशों के बीच असमानता कितनी है इसको देखना है। तो ये भी एक प्रश्न आता है। तो हम अक्सर
ये देखते हैं कि एक देश दूसरे देश से गरीब हो सकता है, पर हम ये नहीं देखते कि किसी एक देश के अंदर रह रहे लोगों की स्थिति भी ख़राब हो सकती है। जैसे कि कोई विकसित देश हो सकता है, इंग्लैंड हो सकता है, हम ये तो देखेंगे कि वहाँ इंग्लैंड एक अमीर देश हो सकता है, बट हो सकता है कि वहाँ पे गरीब भी हो। तो किसी एक देश के अंदर हमें देखना है या देशों के बीच देखना है? तो किसी एक अमीर देश के अंदर भी गरीब लोग हो सकते हैं। सो गिनी कोएफिशिएंट के द्वारा मेजरमेंट करी जाती है कि किसी एक देश के अंदर कितनी असमानता है। गिनी कोएफिशिएंट इकोनॉमिक्स वाले जानते होंगे। तो गिनी कोएफिशिएंट में पाया गया है कि जो डेनमार्क कंट्री है, इसमें लोगों के बीच काफ़ी कम असमानता दिखाई देती है। नॉट ओनली डेनमार्क, यदि आप बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करेंगे, नॉर्डिक कंट्रीज़ भी इनको कहते हैं, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो इनमें भी जो लोगों के बीच असमानता है वो काफ़ी कम पाई जाती है। और दूसरी तरफ आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो नामीबिया जो है वो गिनी कोएफिशिएंट में सबसे निचले रैंक पे आया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच काफ़ी असमानता पाई जाती है। सो ये भी एक चैलेंज है कि क्या देशों के बीच असमानता देखनी है या लोगों के बीच असमानता देखनी है।